गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। लास्ट टाइम हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था चैप्टर 10 में। क्या होता है रिफ्रैक्शन, एक बार क्विकली गो थ्रू करते हैं। देखो, जब लाइट एक से दूसरे मीडियम की तरफ एंटर करती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, उसका जो वे है वो बदल जाता है। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। कई सारे हमने एग्जांपल्स देखे कि पेंसिल अगर वाटर के किसी टब में या मग में हो तो वो हमें बेंड हुई दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो हाइट होती है वाटर की किसी भी टब वगैरह के अंदर, वो जितनी हमें दिखाई देती है वो एक्चुअल हाइट से क्या होती है, कम होती है। समझ रहे हो ना? अब ग्लास स्लैब वाला डायग्राम पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जैसे रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज थे वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी हैं। तब तक आप जल्दी से रिकॉल करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता था रिफ्लेक्शन में कि एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल था। वहाँ पर रिफ्लेक्शन था, यहाँ क्या है, रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, और सेकेंड लॉस में क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर एक तो यही है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। वहाँ रिफ्लेक्टेड थी तो यहाँ क्या होगी, रिफ्रैक्टेड। एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। क्या करती हैं, सेम प्लेन में लाई करती हैं। सेकेंड लॉ, इसको आप अभी नहीं समझ पाओगे, ये ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। जस्ट आप अभी एक बार याद कर लो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम किसी भी एंगल का साइन इंसिडेंस अपॉन रिफ्रैक्शन लेते हैं तो वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे एंगल की वैल्यू जो भी हो। आप जब मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें आपके साइन कोस आएंगे, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। जब इसकी रिवीजन कराऊंगी तो आई होप तब तक आपका मैथ्स में वो चैप्टर हो जाएगा, तब आप इसको बेटर समझ लोगे। ये जो सेकंड लॉ है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी इसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन को हमने पढ़ा, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पता है आपको, जब लाइट किसी एक से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी स्पीड क्या करती है, वेरी करती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। देखो, जनरली हम जो मतलब ये कैलकुलेट करना हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मान लो हमें मीडियम 2 का निकालना हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मान लो एक मीडियम है वाटर और एक मीडियम है ग्लास। ये 1 वाला वाटर लगा लो, सेकंड वाला ग्लास, कांच जो होता है, ठीक है ना। वाटर के अंदर स्पीड इतनी है, अपॉन में ग्लास के अंदर इतनी है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से ये कंपैरिजन करता है कि किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जो नीचे वाला होगा ना, मतलब कि ये सेकंड वाले का आएगा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो हमें मीडियम 1 का निकालना है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1। लेकिन जनरली हम किसी को भी कंपेयर करते हैं तो किससे करते हैं? वैक्यूम से या एयर से। वैक्यूम समझते हो? जहाँ पर बिल्कुल भी एयर नहीं होती, किसी तरह का कोई मीडियम नहीं होता। 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब उसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होती है। जैसे कुछ स्पेस स्टेशंस होते हैं या साइंटिस्ट की कुछ लैब जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर वैक्यूम होता है। अर्थ पर हम 100% वैक्यूम को अचीव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं। ऐसे याद रखना, जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो सारी डस्ट वगैरह को रिमूव कर लेता है। वैसे ही वैक्यूम तब अचीव होता है जब सारी जो एयर वगैरह है वो वहाँ से निकाल ली जाती है। ओके, तो जनरली हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें लिख सकते हो इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। अगर हम मैथमेटिकली लिख लें तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। जनरली हम वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं। अब एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो हम सेम कंसीडर कर लेते हैं। देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट कितना ट्रैवल करती है? 3 लाख किलोमीटर। अब एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर हम सेम लिख लेते हैं क्योंकि बहुत कम डिफरेंस आता है। अगर हम एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो होता है 1.0008 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है तो आप ये सेम लिख सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। समझ रहे हो ना? अब एयर या वाटर जो भी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 1 कंसीडर किया जाता है, 1.0008 होता है जो कि। अब देखो, जहाँ पर बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो। जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है ना, मतलब लाइट इजीली फ्लो करेगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू ग्लास। जो पार्टिकल्स, मतलब जो मीडियम रेयर होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, वहाँ पर लाइट बहुत इजीली ट्रैवल कर सकती है। ओके, इजीली ट्रैवल कर सकती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। आप देखो, जिस स्पीड से लाइट एयर में ट्रैवल करती है, क्या उतनी स्पीड से वाटर में कर सकती है? नहीं ना, ठीक है ना। जहाँ पर पार्टिकल्स रेयर होते हैं, मतलब मीडियम रेयर होता है, लाइट इजीली ट्रैवल कर सकती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होता है। ओके, जैसे मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होता जाएगा, हैवी होता जाएगा, पार्टिकल जितने पास पास आते जाएंगे, जो लाइट की स्पीड है वो कम होती जाएगी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। यहाँ पर दिखा रखे हैं, और मैंने 8 बताया, सॉरी 3 था, 1.0003, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है।
आगे सभी का 1 से ज़्यादा है। 1 से कम तो किसी का नहीं है ना। 1 तो कैसे कम कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में अगर वैक्यूम वाला ही आएगा तो 1 होगा। वैक्यूम के अंदर तो कुछ भी नहीं होता, एयर वगैरह। अब इससे ज़्यादा स्पीड से लाइट कहाँ पर ट्रैवल कर सकती है, कहीं पर भी नहीं ना। जो ग्लास है उसका कितना है 2.42। अब मैं आपको जब क्वेश्चंस दूंगी तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। ओके।